वेलकम बैक स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में मैं आपको एनसीईआरटी का टॉपिक करवाऊंगा सॉल्यूशंस। ये केमिस्ट्री का टॉपिक है 10+2 का यूनिट नंबर 2। सो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है मास्टर कैडेट के सिलेबस में, तो इसको हम स्टार्ट करेंगे। इन नॉर्मल लाइफ वी रेयरली कम अक्रॉस द प्योर सब्सटेंस, मोस्ट ऑफ दीज आर मिक्सचर कंटेनिंग 2 और मोर प्योर सब्सटेंस। अपनी लाइफ में हमें प्योर सब्सटेंस कम ही मिलते हैं, हमें ज़्यादातर मिक्सचर होते हैं जो एक से ज़्यादा से मिलते हैं। द यूटिलिटी एंड इम्पोर्टेंस लाइफ ऑन देयर कंपोजिशन, उनके कंपोजिशन के ऊपर डिपेंड करता है उनका क्या फ़ायदा है। जैसे ब्रास की बात करें, कॉपर जिंक का है, जर्मन सिल्वर से पूरा डिफरेंट है। कॉपर जिंक एंड निकल का है वो, और ब्रेंज जो है कॉपर एंड टीन का। 1 पार्ट पर मिलियन ऑफ फ्लोराइड आयन इन द वाटर प्रिवेंटेड टूथ डिके। अगर 1.5 हो जाए तो टूथ उसके डिके भी हो सकते हैं, पॉइजनस भी बन जाता है। सो हमारी डेली लाइफ में टॉपिक्स का काफ़ी रोल है। आगे हम बात करते हैं सोल्यूशन की। सोल्यूशन होते क्या हैं? बेसिकली जो सोल्यूशन है डैट इज़ अ होमोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस मिक्सचर होता है 2 और मोर देन 2 ऑफ द कंपोनेंट। इट मीन इट्स कंपोजिशन एंड प्रॉपर्टीज़ आर यूनिफॉर्म थ्रू आउट द मिक्सचर। पूरी इसकी प्रॉपर्टी यूनिफॉर्म होती है। जनरली द कंपोनेंट इज़ प्रेजेंट इन लार्जेस्ट क्वांटिटी। सोल्यूशन में जो ज़्यादा अमाउंट में होता है उसको हम सॉल्वेंट कहते हैं, और जो कम होता है वो सॉल्यूट। सॉल्वेंट जो है डिटरमिन्स द फिजिकल स्टेट ऑफ सोल्यूशन। 1 और मोर कंपोनेंट प्रेजेंट इन सोल्यूशन अदर देन द सॉल्वेंट। सॉल्वेंट के अलावा बाकी जो कंपोनेंट्स होते हैं जो उसमें डिज़ोल्व होते हैं उसको हम सॉल्यूट कहते हैं। सो बेसिकली हम बाइनरी सोल्यूशन की बात करेंगे जिसके 2 कंपोनेंट होते हैं, सॉल्वेंट एंड सोल्यूशन। सो हियर यू कैन सी द डिफरेंट टाइप ऑफ एग्जांपल्स हैविंग डिफरेंट स्टेट्स। सॉल्वेंट एंड सोल्यूट मे बी सॉलिड, लिक्विड, गैस। तो गैसेस सोल्यूशन, लिक्विड सोल्यूशन एंड सॉलिड सोल्यूशन 3 तरह के होते हैं। तो फर्स्ट गैसेस देख लीजिए, सोल्यूट गैस, सॉल्वेंट गैस, गैस लिक्विड, सॉलिड गैस। और एग्जांपल बता दूं, कैम्फर इन नाइट्रोजन जो एक सोल्यूशन होता है जो सॉलिड इन गैस होता है। सो और भी आप पढ़ सकते हो, लिक्विड इन लिक्विड सोल्यूशन है, पानी में इथेनॉल को जब डिज़ोल्व कर लेते हैं। गैस इन लिक्विड, ऑक्सीजन डिज़ोल्व इन वाटर। तो दीज आर द डिफरेंट एग्जांपल्स। सो कंपोजिशन ऑफ ए सोल्यूशन कैन बी डिटरमिन्ड बाय एक्सप्रेसिंग द कंसंट्रेशन। बाकी कुछ पैरामीटर्स हैं जो सोल्यूशन को डिफ़ाइन करते हैं, उसको हम इसके कंपोजिशन कहते हैं। सो उसकी क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों को डिटरमिन करता है। क्वालिटेटिव एनालिसिस भी आता है, क्वांटिटेटिव भी। relatively small quantity or is concentrated relatively high quantity than the solute, but in the real life the kind of description there is a lot of confusion। तो इसमें काफ़ी कन्फ्यूज़न है। तो हम बेसिकली जो टर्म्स लेते हैं, फर्स्ट हमारे पास आता है मास परसेंटेज। मास परसेंटेज फ्रेंड्स बहुत ही आसान टॉपिक है। मास परसेंटेज कैसे निकालेंगे? जो हमने कंपोजिशन लिया टोटल से डिवाइड करेंगे 100 से, वो उसकी मास आ जाएगी परसेंटेज। जैसे 10% ग्लूकोज है, इसका मीनिंग है 10 ग्राम ग्लूकोज है 100 ग्राम सोल्यूशन में, 90 ग्राम इसका वाटर है। वॉल्यूम में हम वॉल्यूम लेंगे, वॉल्यूम परसेंटेज W/B/V, ऊपर वेट बाई वेट आ गया। मास बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम बाय वेट बाय वॉल्यूम आ गया। पार्ट्स पर मिलियन, 1 मिलियन में कितने पार्ट, नंबर ऑफ पार्ट ऑफ कंपोनेंट टोटल। अगर इसको 10⁻⁶ से मल्टीप्लाई कर देंगे तो उसका ppm आ जाएगा। ppm हम बेसिकली जो टॉक्सिक सब्सटेंस हैं और ट्रेसेस एलिमेंट में देखते हैं। मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन क्या आता है? इट यूज़ द सिंबल ऑफ मोल x से। जो हमने टोटल कंपोनेंट देखने उसका अगर हमने फ्रैक्शन निकालना, जैसे बाइनरी मिक्सचर देखें तो इसमें A एंड B 2 कंपोनेंट है, इसका मोल नंबर है Na(NB)। तो मोल फ्रैक्शन अगर हमने निकालना है x से इक्वल टू Na/Na+NB ऐसे निकाल सकते हैं। तो नंबर ऑफ़ कंपोनेंट का जब अगर हम निकालेंगे तो हमारा आ जाएगा x1 n1 n+2 अप टू n, समेशन का साइन लगा के ले सकते हैं। तो टोटल जो मोल फ्रैक्शन अगर ऐड अप कर देंगे तो उसका 1 आंसर आएगा। तो ये एग्जांपल्स हैं, ये हमने नहीं करनी। उसके बाद आ जाता है मोलैलिटी। मोलैलिटी क्या है? स्मॉल m से शो करते हैं। नंबर ऑफ़ मोल ऑफ सोल्यूट पर kg। 1 किलोग्राम सोल्यूट में कितने सोल्यूट, सॉल्वेंट में कितने मोल्स डिज़ोल्व हैं, वो उसकी मोलैलिटी आ गई। उसके बाद आ जाता है सोलबिलिटी। सोलबिलिटी ऑफ सब्सटेंस इज़ द अमाउंट ऑफ डिज़ोल्व इन ए स्पेसिफाइड अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट एट ए स्पेसिफाइड टेम्परेचर।
कितने टेम्परेचर पे कितना सल्यूट डिज़ोल्व कर सकता है सॉल्वेंट, उसको उसकी सॉल्युबिलिटी कहते हैं। सॉल्युबिलिटी ऑफ ए सॉलिड इन लिक्विड, एवरी सॉलिड डज नॉट डिज़ोल्व इन गिवन लिक्विड, सभी सॉलिड लिक्विड में डिज़ोल्व नहीं होते। बाय द सोडियम क्लोराइड एंड शुगर डिज़ोल्व रेडली इन वाटर, नेफ्थालीन एंड एंथ्रासीन डू नॉट। इसमें आता है उसका सेम नेचर, इसको कहते हैं लाइक डिज़ोल्व। लाइक डिज़ोल्व मतलब उसकी प्रॉपर्टी सेम होनी चाहिए। जैसे पोलर है, पोलर में पोलर ही डिज़ोल्व होगा, जैसे अमोनिया वाटर में डिज़ोल्व हो जाता है और बेंजीन में नहीं होगा। पोलर में पोलर होगा, नॉन पोलर में नॉन पोलर, तो ये आपको पता ही होगा। सैचुरेटेड सोल्यूशन होता है जो मैक्सिमम डिज़ोल्व हो, जिसके आगे हम नहीं डिज़ोल्व कर सकते, उसको सैचुरेटेड कहते हैं। अनसैचुरेटेड होता है जिसमें थोड़ा और भी डिज़ोल्व किया जा सकता है। इफ़ेक्ट ऑफ टेम्परेचर, टेम्परेचर के क्या इफेक्ट है? सोलुबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड इज सिग्निफिकेंटली इफेक्टेड बाय टेम्परेचर। कंसीडर ए इक्विलिब्रियम रिप्रेजेंटेड बाय इक्वेशन जो हमने पढ़ी है ली चिट्रियल प्रिंसिपल से, नियरली सैचुरेटेड सोल्यूशन जो डेल्टा एच है ग्रेटर देन 0, द सोलुबिलिटी शुड इंक्रीज विद राइज इन टेम्परेचर एंड इफ इट्स एक्सोथर्मिक तो माइनस में आएगा, तो सोलुबिलिटी डिक्रीज़। तो ये उसका प्रिंसिपल है। प्रेशर से क्या होता है? प्रेशर का इतना सिग्निफिकेंट रोल नहीं है। इट इज़ सो बिकॉज द सॉलिड एंड लिक्विड आर हाईली इनकम्प्रेसिबल, क्योंकि वो कंप्रेसिबल होते हैं, कंप्रेस करने से उसमें सॉल्युबिलिटी नहीं आती। सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड, इसमें आपको प्रेशर का ज़रूर आ जाएगा। हेनरी फर्स्ट था जिसने इसके रिलेटेड दिया था, इसको हेनरी लॉ कहते हैं। द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस प्रेजेंट अबव द सरफेस ऑफ लिक्विड और सॉलिड। पार्शियल प्रेशर के ऊपर डिपेंड करता है कितनी इसकी सॉल्युबिलिटी है। डाल्टन कंटेम्प्रेरी एंड हेनरी आल्सो कंक्लूडेड इंडिपेंडेंटली द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड solution is a function of partial pressure of gas. If we use the mole fraction in the solution as measure its solubility, then it can be said to be mole fraction of a gas in solution proportional to the partial pressure. तो मोल फ्रैक्शन पार्शियल प्रेशर के अकॉर्डिंग आया। पार्शियल प्रेशर P से शो करते हैं KH इंटू एक्स। KH इज़ द हेनरी कॉन्स्टेंट, एक्स क्या है? मोल फ्रैक्शन। तो ऐसे हम इसको डिराइव कर लेते हैं। हेनरी लॉ के अकॉर्डिंग ये इसकी कॉम्पोजिशंस हैं, देख सकते हो। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड डिक्रीजेस विद राइज इन टेम्परेचर। जैसे टेम्परेचर इंक्रीज़ करेगा तो सॉल्युबिलिटी कम होगी। व्हेन डिसॉल्व द गैस मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन लिक्विड फेज, द प्रेस ऑफ डिसोल्यूशन कैन बी कंसीडर सिमिलर टू कंडेंसेशन ऑफ हीट इवॉल्व्ड इन दिस प्रोसेस। सो इसमें भी ली चिट्रियर प्रिंसिपल चलता है। उसके बाद आता है वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर एक प्रॉपर्टी है, जो वेपर प्रेशर एक्सर्ट करते हैं इसको वेपर प्रेशर कहते हैं। वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सोल्यूशन, तो इसके लिए राल्ट लॉ आता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये लॉ है इसका फॉर सोल्यूशन ऑफ वोलेटाइल। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट सोल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन। अगर काफ़ी कंपोनेंट्स हैं हमारे पास तो उसमें पर कंपोनेंट का जो प्रेशर होगा उसको पार्शियल प्रेशर का नाम देते हैं। तो उसका फार्मूला उसने इन्वेंट किया था P1 प्रोपोर्शनल टू X1। P01 इज द पार्शियल प्रेशर एट स्टैंडर्ड कंडीशन। सिमिलरली P2 का P2 नोट X2, सो प्योर का आ जाएगा नोट। तो डाल्टन का लॉ पार्शियल प्रेशर कहा जाता है, पढ़ा है अपने +1 में। सभी गैसेज इकट्ठी एक कंडेंसर में है, कंटेनर में है, तो उसका अलग अलग का सम अप आ जाएगा। तो टोटल आ जाएगा X1 P1 नोट प्लस X2 P2 नोट। तो इसको हम -1 से कर लेंगे P2 नोट माइनस P1 X1 आ जाता है। तो ये है राल्ट लॉ। तो इसको हमने प्लॉट किया है राल्ट लॉ की इक्वेशन। डिपेंडिंग ऑन द वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर कंपोनेंट 1 एंड 2, द टोटल वेपर प्रेशर जो होता है ओवर द सोल्यूशन डिक्रीज विद राइज इन मोल फ्रैक्शन। जब मोल फ्रैक्शन इंक्रीज होता है तो वेपर प्रेशर डिक्रीज करता है। प्लॉट दिया है P1 P2 का वर्सेस द X1 X2 जो दिए हैं। दीज लाइन जो लाइन हमें दी है 1 एंड 2 पास थ्रू द पॉइंट फॉर विच X1 X2 जो यूनिटी के बराबर हैं। सिमिलरली जो लाइन नंबर 3 है तो वर्सेस X2 लीनियर, द मिनिमम वैल्यू ऑफ P टोटल इज़ P1 मैक्सिमम वैल्यू। सो ये आप इंटरप्रेट कर सकते हो आराम से।
Ralt law is special case of Henry law. According to the Ralt law, the vapor pressure of volatile component in given solution is given by P1 x1 P naught. ये हमें पता है. In the solution of gas liquid, one component is so volatile that it exists as a gas. We have already studied solubility Henry law की जो हमने पढ़ी है KH के ऊपर डिपेंड करती है. So if we compare the equation of Ralt law and Henry law, we can see the partial pressure of volatile component of gas is directly proportional to small fraction. ये भी हमें पता है. Thus the Ralt law जो है स्पेशल केस बन जाता है हेनरी लॉ का, इन विच द KH इक्वल टू P1 नॉट. वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन जो है इन लिक्विड्स, तो ये भी आप देख सकते हो. द डिक्रीज इन द वेपर प्रेशर ऑफ ए प्योर सॉल्वेंट डिपेंड ऑन, कैसे डिपेंड करता है, क्वांटिटी ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इन सोल्यूशन इरिस्पेक्टिव ऑफ नेचर. जैसे देखें, डिक्रीज इन द वेपर प्रेशर ऑफ वाटर बाय एडिंग 1 मोल ऑफ द सुक्रोज to 1 kg of water nearly similar to produced by adding 1 mole of urea in the same water. So Ralt law in general, for any solution the partial pressure of each volatile component is directly proportional to mole fraction. Similarly mole fraction की ही बात करता है. उसके बाद आते हैं आइडियल एंड नॉन आइडियल सोल्यूशन. आइडियल सोल्यूशन होते हैं जो राल्ट लॉ को अवॉइड करते हैं, वो है आइडियल सोल्यूशन. टोटल सोल्यूशन भी है. इसकी प्रॉपर्टीज़ अगर देखें तो उसमें डेल्टा एच मिक्सिंग जीरो होगी और वॉल्यूम मिक्सिंग ये भी जीरो होगी. उसके बाद आते हैं नॉन आइडियल. नॉन आइडियल जो राल्ट लॉ को अवॉइड नहीं करेंगे. इफ़ इट इज़ हायर द सोल्यूशन एग्जिबिट पॉजिटिव डेविएशन ऑफ इट इज़ लोअर इट एग्जिबिट द नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राल्ट लॉ. नेगेटिव डेविएशन देता है. सो उसमें डेल्टा एच जो है और डेल्टा वी जीरो नहीं होगी. उसके बाद आता है एजियोट्रोप. एजियोट्रोप टर्म भी बहुत इंपॉर्टेंट है, सिलेबस में दी है. हैविंग द सेम कंपोजिशन इन लिक्विड एंड वेपर फेज एंड बॉयल एट कांस्टेंट टेम्परेचर सच केट इट इज़ नॉट पॉसिबल टू सेपरेट द कंपोनेंट बाय फ्रैक्शन डिस्टिलेशन, जिसको हम सेपरेट नहीं कर सकते. देयर आर द 2 टाइप ऑफ एजियोट्रोप, मिनिमम बॉइलिंग एंड मैक्सिमम. द सोल्यूशन विच शो द लार्ज पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राल्ट लॉ फ्रॉम मिनिमम बॉइलिंग ए स्पेसिफिक कंपोजिशन, जो कम देते हैं वो मैक्सिमम बॉइलिंग आते हैं. तो 2 तरह के होते हैं ये एजियोट्रोप. उसके बाद फ्रेंड्स आती है कोलिगेटिव प्रॉपर्टी. ये आपने पढ़ा ही होगा. ऑल प्रॉपर्टी जो नंबर ऑफ द सल्यूट पार्टिकल डिपेंड करती है नेचर के अलावा. टोटल पार्टिकल का नेचर नहीं देखेंगे, सिर्फ उसकी कंसंट्रेशन देखेंगे, उसको हम कहते हैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़. कोलिगेटिव का मीनिंग है टू वाइंड. रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है. तो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इज़ लेस देन डैट ऑफ प्योर. प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर हमेशा ज़्यादा होता है जब सोल्यूशन में कोई इसको डिज़ोल्व कर लेता है. तो राल्ट लॉ एस्टेब्लिश करता है रिलेटिव लोअरिंग प्रेशर. तो डेल्टा P1 अपॉन P नोट, P नोट 1 P2 इक्वल अपॉन P1 इक्वल टू x2. सो रिलेटिव लोअरिंग अगर हम करेंगे तो इक्वल टू आएगा, ये रिलेटिव लोअरिंग है P1 नोट P1 अपॉन P1 नोट इक्वल टू N2 प्लस N1 प्लस N2. सो मोल फ्रैक्शंस हैं. तो इससे हम ले सकते हैं, इसका वेट भी डिटर्मिन कर सकते हैं. सो हेयर V1 V2 आर द मासेस एंड M2 द मोलर मास. एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन होता है राइज करना. सो वेपर प्रेशर ऑफ ए लिक्विड इंक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर. सो इट बॉयल एट द टेम्परेचर एट इट्स वेपर प्रेशर इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर. तो बॉइलिंग का एलिवेशन हो जाता है. उसके बाद एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट डेल्टा टीवी से निकालते हैं, टीवी माइनस टीवी नोट. इसको भी एम से ले लेते हैं. W2M2 अपॉन W1 बाय 1000 इंटू W2M2 इंटू W1. तो ऐसे हम निकाल सकते हैं. उसके बाद फ्रेंड आता है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट. लोअरिंग ऑफ द वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन कॉज द लोअरिंग ऑफ द फ्रीजिंग पॉइंट कंपेयर टू द प्योर सॉल्वेंट. अगर हम कोई सोल्यूशन लेंगे तो उसको अगर फ्रीज़ करेंगे तो उसका फ्रीजिंग पॉइंट लोअर चला जाता है एज द नॉर्मल. तो उसको कहते हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट. इसको डेल्टा TF से देते हैं. डेल्टा TF1 नोट इंटू TF, ये इसको हम ले लेते हैं इसके साथ. कोलिगेटिव प्रॉपर्टी FKM, ये कोफिशिएंट होता है प्रोपोर्शनैलिटी कोफिशिएंट. तो इसको भी हम मास निकाल लेंगे M2.
KF इंटू W2 इंटू 1000 अपॉन डेल्टा TF इंटू W1। सो ये दिया हुआ है बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, इनके जो कंपोनेंट्स हैं। उसके बाद प्रॉपर्टीज़ आती है फ्रेंड्स ऑस्मोसिस, बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑस्मोसिस होता है मूवमेंट ऑफ द सॉल्वेंट। इसमें सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन लगा देंगे, पिग का ब्लैडर लगा सकते हैं, पार्चमेंट मेम्ब्रेन। सॉल्वेंट कैसे आते हैं? द प्रोसेस ऑफ फ्लो ऑफ द सॉल्वेंट इज कॉल्ड ऑस्मोसिस बाय सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। प्रेशर दैट स्टॉप द फ्लो ऑफ सॉल्वेंट इज कॉल्ड ऑस्मोटिक प्रेशर। तो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से अगर हम नेगेटिव प्रेशर लगाएंगे कि सॉल्वेंट मॉलिक्यूल मूव ना करें, उसको हम क्या कहते हैं? ऑस्मोटिक प्रेशर। जो ऑस्मोटिक प्रेशर है इसको हम पाई से शो करते हैं, इक्वल टू CRT। C इज़ द मोलैरिटी ऑफ द सोल्यूशन। सो डेल्टा TB M2 आ जाएगा W2RT पॉन पाई इंटू B। तो ऐसे हम निकाल सकते हैं। सो द ऑस्मोटिक प्रेशर मेथड हैज़ एडवांटेज ओवर द अदर मेथड एज द प्रेशर मेजरमेंट इज़ अराउंड द रूम टेम्परेचर एंड मोलैरिटी ऑफ सोल्यूशन यूज इंस्टेड ऑफ मोलैरिटी। तो इसमें मोलैरिटी बरतेंगे, मोलैरिटी की तरह जो मोलैरिटी है वो ज़्यादा अच्छा कंपोनेंट है। द टू सोल्यूशन हैविंग द सेम ऑस्मोटिक प्रेशर एट ए गिवन टेम्परेचर इज़ कॉल्ड आइसोटोनिक। आइसोटोनिक पता ही है, दोनों साइड कंसनट्रेशन बराबर हो मेम्ब्रेन के तो वो कोई मूवमेंट नहीं करेगा, उसको आइसोटोनिक कहते हैं। जैसे हम ऑस्मोटिक प्रेशर एसोसिएटेड विद द फ्लूइड इनसाइड द ब्लड देखें, ब्लड 0.9% मास बाय वॉल्यूम सोडियम जो क्लोराइड है ये नॉर्मल सलाइन होता है। इट इज़ सेफ टू इंजेक्ट इंट्रावेनस, इसको इंजेक्ट करना आसान है। ऑन द अदर हैंड अगर हम इसकी कंसनट्रेशन 0.9 से बढ़ा देंगे तो ये हाइपरटोनिक हो जाएगा और ब्लड सेल जो श्रिंक कर जाएंगे, उससे कम हो जाएगा तो हाइपोटोनिक हो जाएगा, स्वेल अप हो जाएंगे। सो कंसनट्रेशन से अकॉर्डिंग ही जो मॉलिक्यूल्स हैं इंटर करते हैं सेल के अंदर जब बाहर जाते हैं। अगर बाहर मीडियम ज़्यादा हाइपरटोनिक है, सॉल्वेंट ज़्यादा है तो ऑटोमेटिक सेल के बाहर पानी जाएगा। जिस सेल की प्रॉपर्टी है आपको मैंने करवाई हुई है। रिवर्स ऑस्मोसिस एंड वाटर प्यूरिफिकेशन, RO जिसको कहते हैं, रिवर्स ऑस्मोसिस है। इसमें बैक फ्लो करना है, द सॉल्वेंट फ्लो आउट ऑफ द सोल्यूशन थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। तो इससे हम सारे जो इम्प्योरिटी को बाहर निकाल देते हैं। अब नॉर्मल मोलर मास भी है, मोलर मास ऑफ इथेनोइक एसिड जो डाइमराइज है in benzene due to hydrogen bonding. This normally happen in solvent of the low dielectric constant. In this case of the number of the particles is reduced due to dimerization. Association molecule depleted as shown. So components निकल जाते हैं जब dimerization हो जाती है। So such a molar mass that is either lower or higher than the expected, जिसकी वैल्यू एक्सपेक्टेड से कम या ज़्यादा है, इसको abnormal molecular masses कहते हैं। इसके लिए हम फैक्टर लेते हैं वेंट ऑफ फैक्टर, बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है। इसके न्यूमेरिकल्स आते हैं, स्मॉल आई से शो करते हैं। नॉर्मल मास को अब नॉर्मल से डिवाइड कर देंगे, इक्वल टू ऑब्जर्व कोलिगेट प्रॉपर्टी और कैलकुलेटेड प्रॉपर्टी, टोटल नंबर ऑफ मोल ऑफ पार्टिकल आफ्टर एसोसिएशन, नंबर ऑफ मोल ऑफ पार्टिकल बिफोर एसोसिएशन। सो हियर द अबनॉर्मल मोलर मास जो है ये भी एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में आता है। सो रिलेटिव लॉरिंग इन वेपर प्रेशर अगर हम देखें तो इसमें फैक्टर लगा सकते हैं वेंटो फैक्टर, और एलिवेशन में भी लग सकता है, डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट ऑस्मोटिक प्रेशर में भी लग सकता है। जो उन कंपोनेंट पे लगता है जिनका मोलर मास अबनॉर्मल होता है। सो फ्रेंड्स दिस वाज वेरी मच इम्पॉर्टेंट टॉपिक। तो इसमें हमने हेनरी लॉ किया, उसके बाद हमने रॉल्ट लॉ किया, फिर कोलिगेटिक प्रॉपर्टी, एजीट्रॉप मिक्सचर, आइडल सोल्यूशन, नॉन आइडल सोल्यूशन। एंड आई होप आपको ये काफ़ी हेल्प करेगा आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में, एंड आई कुड सक्सेसफुल इन नोइंग यू अबाउट दिस टॉपिक। और वीडियो कैसा लगा काइंडली कमेंट करना। बाकी और इंटरेस्टिंग टॉपिक केमिस्ट्री के जानने के लिए चैनल के साथ बने रहिए। और नो यू कैन इन द स्टोरी ऑप्शन द अपकमिंग वीडियो जो डिटेल है सारी उस ऑप्शन में आपको दी जाएगी। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।